बता दिया। चलिए यहां लिख रहे हैं गॉस थ्योरम, और ये क्या कह रहा है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। क्लोज्ड सरफेस पे इसे इंटीग्रेट कर देंगे, Q inside by epsilon naught. If E is constant on a surface A, then phi surface A equals to phi on surface A equals to E dot A, E A cos theta। तो आप एक सरफेस के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऑन ए सरफेस ए। ऑन ए सरफेस एरिया ए, और ये है क्या? ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे डिफाइंड है, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। और ये होता क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। अब यदि वो किसी एंगल पे है तो वो एंगल ले लेंगे, ई और ए के बीच का एरिया का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या लेते हैं? हाँ, कन्वेंशनल डायरेक्शन, पारंपरिक दिशा ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज टेकन along outward normal, along outward normal। दुनिया वालों को मत बताना है कि ये एरिया एक वेक्टर है, डायरेक्शन ये है, क्योंकि हंसेंगे आप पे कि एरिया का क्या डायरेक्शन होगा, वो तो लेटा पड़ा है। ये परंपरा है, तो केवल फिजिक्स वालों के बीच ये बात की जाएगी जो इस परंपरा को फॉलो करने वाले हैं। मतलब आपके अपने धर्म की मान्यता आप अपने धर्म में रखो, दूसरे को क्या लेना देना उससे, वो हंस सकते हैं आप पे। तो फिजिक्स वाले आपस में बात करेंगे तो ये चर्चा करेंगे कि एरिया का डायरेक्शन ये आसमान की तरफ है, जमीन पे लेके एरिया का डायरेक्शन। वो कन्वेंशन बनाया है, तो कन्वेंशन जिनको पता है केवल वो इस बात को समझेंगे। जैसे रोटेशन से रिलेटेड जितने भी वेक्टर्स हैं वो एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे पंखा घूम रहा हो और उसके एंगुलर वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन पूछे तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो और पंखे के घूमने के दिशा में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, और थंब का जो डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अदर फिंगर्स, तो वो जो थंब का डायरेक्शन होगा एक्सिस के लॉन्ग, वो देगा किसका डायरेक्शन? ओमेगा का डायरेक्शन। आप यहां एग्जाम्पल में आइए, नंबर ऑफ लाइन जो गुजर रहे होते हैं उनके बारे में बात करनी है। ये मैंने पहला एग्जाम्पल आपसे पूछा कि बताओ इस क्यूब में के सेंटर पे है क्यू और कितने लाइन इस क्यूब के सरफेस को क्रॉस करके बाहर आ रहे हैं, उनकी गिनती, मतलब टोटल फ्लक्स क्यूब से एसोसिएटेड। तो ये क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो कितना है? यदि सेंटर पे क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि एक फेस की बात करेंगे तो सिमेट्री के कारण, ड्यू टू सिमेट्री, वन फेस का आप लिखना चाहते हैं तो 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप यदि इसे चेंज करें
और क्वेश्चन में बदलाव करके ये सोचें कि एक क्यूब तो है, लेकिन क्यूब के छत पे, ऊपर वाले सरफेस पे ये क्यू नॉट चार्ज फिक्स है एट सेंटर ऑफ वन फेस। एक फेस के सेंटर पर ये क्यू नॉट चार्ज है और फाई क्यूब से एसोसिएटेड कितना होगा ये हमें बताने को कहा गया। ये एक नया क्वेश्चन है। क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अपने लिए क्या टेंशन है, ये डिसाइड करना कि ये छत वाले क्यू नॉट को क्यूब के भीतर माने या क्यूब के बाहर। आप कमरे में दरवाजे पे खड़े हो जाओ एकदम बीच में, और फिर कहो मुझसे सर मैं दरवाजे कमरे के भीतर हूं या बाहर, तो मैं धक्का दूंगा आपको बाहर करके कहूंगा तुम बाहर हो, या हाथ पकड़ के खींच लूं भीतर और फिर कहूंगा भीतर हो। गेट पे खड़े रहने पे मैं क्या बोलूं? तो ये जो छत पे चिपका क्यू नॉट है उसको आप क्या भीतर कह देंगे क्यूब के या बाहर? ये तो मुश्किल जवाब है। तो ऐसे सिचुएशन में एक कंसेप्ट आप डेवलप करो कि कभी भी गॉसियन क्लोज्ड सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज से नहीं गुजरेगा, पॉइंट चार्ज से नहीं गुजरेगा। आपको ये सरफेस क्लोज सरफेस मानने का हक नहीं है। यदि इस क्यूब को क्लोज सरफेस मानेंगे तो क्यू नॉट को नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि वो भीतर है या बाहर। तो आपका काम यहां गड़बड़ है। तो आज आपने एक पॉइंट और सीखा कि जब आप क्लोज्ड सरफेस की चर्चा करेंगे तो वो क्लोज्ड सरफेस कभी भी किसी डिस्क्रीट चार्ज से नहीं गुजरेगा, पॉइंट चार्ज से, क्योंकि उसको भीतर या बाहर बोलना पॉसिबल नहीं है। तो ये लाइन सीखने का मौका मिल गया कि क्लोज सरफेस कैसा, ऐसा नहीं ले सकते हम जो किसी डिस्क्रीट चार्ज से गुजर रहा है। और क्यों? क्योंकि उसको भीतर या बाहर कहने का आप हक खो देंगे, क्योंकि वो सरफेस पे है, वो भीतर भी है और बाहर भी है। सर मैं आधा भीतर काउंट कर लूंगा, ऐसा भी करना ठीक नहीं माना जाएगा। एक काम करो, तुक्के फेरने वाला वो बात हुई, अकलमंदों वाली बात देखो कि सॉल्व करते वक्त आप ये सोचो ना कि एक डब्बा तो ये है ही आपके पास, और एक डब्बा ऐसा और ले आओ कहीं से। सर कहां से? अबे कहीं से लाओ यार। देखो वो डब्बा लाता हूं मैं, तुम लोग भी लाओ, उसके ऊपर डाल दो। दुकान वाले से कहना जैसा ये मेरे हाथ में एक डब्बा है वैसा ही एक और दे दो, वो दे दिया, ऊपर चिपका दो। अब बताओ ये क्यू नॉट, वहां पे एक धनुर्धारी अर्जुन को देखो और वो तीर भेज रहा है, वो जो तीर चारों डायरेक्शन में फेंकेगा, तो बताओ ज्यादा तीर ऊपर वाले डब्बे से गुजरेगा या ज्यादा तीर नीचे वाले डब्बे से गुजरेगा? बराबर। तो इसका मतलब अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं 5 2 क्यूब से एसोसिएटेड, 2 क्यूब वाला हो जाएगा क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उनके भीतर है ये। अब यदि 1 क्यूब का पूछे तो क्या करोगे? हाँ, ड्यू टू सिमेट्री, धनुधारी अर्जुन ने जितना तीर ऊपर भेगा उतना ही नीचे, ड्यू टू सिमेट्री ये हो जाएगा 1/2 क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक आइडिया आपने सीखा कि सिमेट्री का हम हेल्प ले सकते हैं। सर ये ऊपर वाले सरफेस पे केवल सेंटर पे होगा तब ऐसा करेंगे? ना ना, कहीं भी होगा तब भी ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्यूब से गुजरने वाले नंबर सेम होने वाले हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है इसी का एक भाई कि यदि एक फ्लास्क हो, अरे केमिस्ट्री लैब में मिलता है यार, और उसके मुहाने पे रखा हुआ है क्यू नॉट, और वहां धनुधारी अर्जुन को देखो फिर से वो तीर भेज रहा है, और आपसे कहा गया कि बताओ इस फ्लास्क से एसोसिएटेड कितना होगा फ्लक्स? तो फ्लास्क तो क्लोज्ड सरफेस लेने का मन कर ही रहा होगा आपको,
और यदि मन कर रहा है तो ले लो क्लोज्ड सरफेस और क्यू नॉट देखो कहां पर आ गया। तो जैसे ही मुंह आपने बंद किया तो वो तो अब वो भीतर है कि बाहर, ये गड़बड़ हो गया। और आपको ऊपर वाले सरफेस को, इस फ्लास्क का पार्ट को मानना भी नहीं था, तो लफड़े में आप पड़ गए। तो ऐसे आप नहीं कर सकते क्लोज सरफेस लेकर के काम। तो एक काम करो, ये जो मैंने यहां माना उसके बदले दुकान में गए और दुकान वाले से एक फ्लास्क और खरीद करके ऊपर लगवा दिया। और यदि लगवा दिया तो धनुर्धारी अर्जुन ने जितना ऊपर तीर मारा उतना ही नीचे भी। अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स 2 फ्लास्क का 2 फ्लास्क, ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स 1 फ्लास्क 1/2 क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम में एक ट्रिक तो ये समझ लिया कि जो एरो हैं उन्हें विजुअलाइज करें और उनकी सिमेट्री का यूज कर सकते हैं नंबर को गिनती करने में। एक क्वेश्चन आता है कि वर्टेक्स पे चार्ज क्यू नॉट है, एक कोने पे, फ्लक्स इस क्यूब से एसोसिएटेड कितना होगा? अच्छा, लक्ष्य ने कहा कि 4 क्यूब लगा दो और यदि 4 लगाते, 3 और लगाते हैं और 4 हमने लगा लिए, फील करना थोड़ा सा। तो 4 क्यूब के बाद वो क्या सेंटर पे आ गया या सरफेस पे आ गया? तो सरफेस छत के सेंटर पे आया, वो तो सरफेस है छत। तो 4 क्यूब उसके ऊपर और डालो, तो कितने रखने पड़ेंगे? 8। तो 8 क्यूब जो होगा 8 क्यूब, तो उनसे एसोसिएटेड होगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से एसोसिएटेड हो जाएगा 1/8 क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि दिख गया हो तो खुशी की बात, और नहीं दिखा हो चिल्लाओ, सर क्या क्या बताते रहते हो। और अब और मजे से आप थोड़ा सा सोचना, धनुर्धारी अर्जुन को देखना और एबीसीडी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बताना। तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। नहीं तो नहीं, ध्यान से देखो बालक, 0 हाँ तो ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों करते हो? हाँ सर, सॉरी ये सर, 0। धनुर्धारी अर्जुन तीर भेज रहा है, तो ये तो छत पे लेटा हुआ है, छत को क्रॉस करके कैसे जाएगा? 90 डिग्री पे एक भी नहीं जाएगा। और ये एरिया के साथ 90 डिग्री बनाने लगा। एरिया जो वेक्टर होगा, उस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी देखो 90 डिग्री बना रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। और यदि एबीसीडी के साथ आपके समझ में आ गया है तो अब ध्यान से देखना, EFGH के साथ कोई पूछ दे तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो अब 0 तो नहीं कहेंगे। तो ध्यान से देखना, क्यूब में 3 सरफेस ऐसे हैं जो वर्टेक्स के टच करने वाले हैं। 3 सरफेस क्यूब के कोने पर चार्ज होने के कारण उस चार्ज वाले कोने को टच करने वाले 3 सरफेस हैं। उन तीनों सरफेस पे धनुर्धारी अर्जुन का तीर लेटा पड़ा होगा। तो 3 सरफेस का तो 0 हो गया, तो बाकी 3 के सिमेट्रिकल गुजरे हैं। जितने भी नंबर होंगे सिमेट्रिकल होने के कारण पूरे क्यूब का है 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस का कितना? 1/3 ऑफ क्यू नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/24 क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। लक्ष्य तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा।
पक्का? यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो एक बार और। 3 जो सरफेस है वो तो 0 हो गए, बाकी 3 में सिमेट्रिकल है। धनुर्धारी अर्जुन के तीर तीनों बाकी सरफेस पे एक जैसे गुजरेंगे जितने भी हो। फिर से आए पिछले वाले पेज पे। बता, यदि ऐसा हो कि इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर दिख जाए और इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनाना पड़े, तो मैंने आपको कहा था सूरज भगवान देख के पॉइंट चार्ज का बना दो। सूरज भगवान देखने में दिक्कत हो रहे हैं तो बल्ब पॉइंट जलता देख के उसका बना देते हैं पॉइंट चार्ज का। और ट्यूबलाइट मानकर लंबा सा उससे निकलने वाले रेज दिखाओ तो ट्यूबलाइट से निकलने वाला रेज दिखने लगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इनफाइनाइट वायर का है। और इसका जो आप सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे तो एक सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस सोच लो। आपको r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, r डिस्टेंस पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहां पर देखो dA, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में देखो एंगल। और फ्लक्स के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो लिख दो, बाय गॉस लॉ। फाई सिलेंडर, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने सिलेंडर का हाइट मान लिया h, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस होगा, सर्कुलर सरफेस होगा, प्लस सर्कुलर होगा, लेमडा इंटू h बाई एप्सिलॉन नॉट। वो जो आपका सिलेंडर सरफेस ग्रीन कलर का दिख रहा है उसके भीतर टोटल चार्ज कितना है? लेमडा h। तो टोटल चार्ज यदि लेमडा h है तो हम लोग परफेक्ट, यदि टोटल चार्ज अब यहां चेक करिए कि लेमडा h क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि h हाइट है, लेमडा पर यूनिट लेंथ है, तो h लेंथ के वायर पे होगा लेमडा h। यहां एक और नया पॉइंट सीखिए कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कट करके गॉसियन सरफेस गुजर सकता है, लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज को कट करके नहीं गुजर सकता। या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्लोज सरफेस आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां ऊपर वाले सरफेस पे एरिया देखेंगे, ये सर्किल सर्कुलर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो सर्कुलर वाला 0 हो जाएगा, सर्कुलर वाला 0 हो जाएगा, और कर्व्ड वाले पर EDA इंटीग्रेट कर लेंगे कर्व्ड वाले पे। तो ये E तो हर एक जगह एक जैसा होगा, तो A कौन सा ले लेंगे? A कर्व्ड। कर्व्ड वाले का A कितना हो जाएगा? कर्व्ड वाले का भी A लिख ही लेते हैं। कर्व्ड वाले का A लिखना है तो E इंटू 2 पाई RH कर्व्ड सरफेस एरिया।
इक्वल्स टू लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट। एच एच कैंसिल आउट हो गया, तो ई का वैल्यू हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर, जो हम जानते ही हैं 2k लेमडा बाई आर। हमने फॉर्मूला पहले कैलकुलस से डिराइव होते देखा था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला, k लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो गॉस थ्योरम रिजल्ट तक आपको कहां पहुंचाने में हेल्प करेगा, जहां सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि फाइनाइट वायर लेकर के आप ट्राई मारोगे तो ये नियम फिर एप्लीकेबल है, हम रिजल्ट तक नहीं आसानी से पहुंच पाएंगे। तो आपसे पूछेगा गॉस थ्योरम वैलिड, तो वैलिड हमेशा है, हम उसको अप्लाई करके रिजल्ट तक आसानी से नहीं ले जा सकते, तो वहां पर हम कैलकुलस यूज करते हैं फाइनाइट वायर के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का हमारे पास एक रास्ता गॉस थ्योरम हुआ, दूसरा कैलकुलस हुआ कूलम लॉ के साथ। यदि मैं याद दिलाऊं कि स्फीयर होता यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और इसके सेंटर से आर दूरी पे जाते हुए हम एक सरफेस देख रहे हैं, इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कह देते हैं, और यहां चार्ज का यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और रो कूलम पर मीटर क्यूब है चार्ज की डेंसिटी। इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस तो है कैपिटल आर, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ये हम ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात, वहीं पे आप एक काम और करिए, छोटा सा एरिया ले लीजिए डीए, दोनों के बीच में एंगल देख लीजिए 0 डिग्री, और गॉस थ्योरम ये गॉसियन सरफेस पे अप्लाई कर दीजिए बाय गॉस थ्योरम। E डॉट dA Q inside by epsilon नॉट, E into 4 pi r square Q inside 4/3 pi small r cube into रो by epsilon नॉट। तो E इक्वल्स टू हो गया रो/3 epsilon नॉट r। और E का डायरेक्शन यदि आप देखना चाहते हैं तो जो R का डायरेक्शन है रेडियस वेक्टर का, वही होगा E का डायरेक्शन, रो/3 epsilon नॉट इंटू R। और इसी का जो वैल्यू है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, E 1/3 epsilon नॉट, और रो के बदले 4/3 कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। यहां से देखिए ये 3 कैंसिल आउट हो गया, KQ/R³ इंटू R, जो ग्रेविटेशन में भी हमने देखा था GM/R³ इंटू R, KQ/R³ इंटू R, ये वो भी फॉर्मूला आपके सामने पहुंच गया। तो गॉस थ्योरम आपको एक रास्ता देता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सके। सर वो रास्ता तो मेरे पास कैलकुलस का भी है, अरे तो मैं कौन सा मना करता हूं, 2 रास्ते हैं तो अच्छी बात है। एक इंटरेस्टिंग आइडिया है कि ये डिस्क है विथ अ होल। यार होल के लिए WHOL लिखते हो, HOL लिखते हो, यहां पर चेक कर लो,
ये होल के साथ एक डिस्क है, और मुझे ये बताओ कि इस डिस्क है, ध्यान देना, स्फीयर नहीं, डिस्क के मास दिए गए हैं m, ये जो होल है उसका है ये मास, होल के साथ जो बना हुआ ये डिस्क दिख रहा है, रेडियस है r, और इसका इस O के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सर ये ग्रेविटेशन और छोड़ के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहुंच गए, गलत बात है। हाँ हाँ, रो लो थोड़ी देर। और अब बताओ इसके लिए क्या था शॉर्टकट अपने पास? सर अब देखो चैप्टर तो एक बदलते हो, पूछते हो अत्याचार, ये डबल क्यों कर रहे हो? आई ओ, आई ध्यान से देखना, ये रिमेनिंग जो है ये हो जाएगा आई रिमेनिंग, जो देख रहे हैं रिमेनिंग डिस्क का मतलब पूरे डिस्क में से कुछ पार्ट हटा दिया है ना, ओ के अबाउट, तो आई ओरिजिनल क्या था, और उसमें से कट वाला जो है भगा दो ओ के अबाउट कैलकुलेट करके। तो आई ओरिजिनल कैसे लिखते? एम ओरिजिनल आर स्क्वायर बाई 2, और ये 3/2 एम कट आर बाई 2 स्क्वायर। 3/2 क्यों? क्योंकि सेंटर के अबाउट होता है हमारा स्क्वायर बाई 2, और टेंजेंट के अबाउट हो जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 3/2 एम आर स्क्वायर। आर किसका? तो आर यहाँ भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो उसको हटा दो, लिख दो आर एम के साथ आर भी कट वाला, जो भी हो। कुल मिला करके सर ये क्यों सिखा रहे हो? तो आप सोचो ना, यदि आपसे कहा जाता है ये स्फीयर होता डिस्क के बजाय, यदि ये स्फीयर विथ कैविटी, स्फीयर विथ कैविटी के लिए भी सोचते तो यही सोचते ना, आई रिमेनिंग इक्वल्स टू आई ओरिजिनल माइनस आई कट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि सोच रहे होते। आईआईटी पूछ चुका है ये सब। अब ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, जैसे ओ था वैसे ही एक पॉइंट दे दिया पी, और पी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया जाए, तो रिमेनिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे वो कैसे लिखोगे? ओरिजिनल का इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो एट पी, और कट वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो एट पी। यदि ऐसा हम कुछ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पी पॉइंट पे, और ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो ऊपर में एरो डालने में घबराओ मत, एरो डाल दो। सर यहाँ चार्ज नहीं दिख रहा, अरे स्फीयर है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सोचो, और तरबूज में जैसे बीज रहता है वैसे यहाँ चार्ज देखना शुरू करो। लो ये ऑब्जेक्ट, इसमें चार्ज है, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, भीतर हर एक पॉइंट पे चार्ज डाल दिया। अब कैसे डाला मत पूछना। अब ये चार्ज यदि तुम्हें दिख रहा है और इसकी डेंसिटी मैं बोल देता हूं रो कूलाम पर मीटर क्यूब, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को कह रहा है। तो अब ये कैसे निकलेगा? तो रास्ता तो एक ही है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, वही पोटेंशियल वाला, सबका एक ही रास्ता, माइनस कर दो। तो अब एक काम करो, पी पॉइंट पे लिखते हैं ओरिजिनल के कारण, तो ध्यान से देखना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओ से पी तक का वेक्टर, और ध्यान से देखना ये सेंटर माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सी से पी तक का वेक्टर। वेट कर लो, वेक्टर जिसको आता है वो ना बोलेगा। ठीक है यार, तो रिमेनिंग वाला जो हम ढूंढ रहे थे, अब ध्यान देखो, माइनस सीपी को प्लस पीसी लिख सकते हो,
माइनस सीपी वेक्टर को प्लस पीसी वेक्टर लिख सकते हो और रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कैन कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान देखना ई एट पी क्या दिख जाएगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी प्लस पीसी, और ओपी प्लस पीसी क्या हो जाएगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओसी। क्या वो पी के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है? पी कहीं भी हो, पी कहीं भी हो, पी से कोई लेना देना नहीं है, ओसी पर ये निर्भर करने लगा। ओसी वेक्टर का मतलब ओ और सी को मिलाने वाला नहीं। अरे लक्ष्य, बड़ा टेंशन बढ़ गया होगा तुम्हारा। हाँ कोई नहीं, तुम क्या याद करोगे कि किसी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ही फॉर्मूला लिखते हैं, जहां आर कैविटी का और ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर? 3 छूट रहा है, सॉरी। रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओसी। तुम वेक्टर वेक्टर मत खेलना, तुम सीधे लिख लो इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। तुम वेक्टर वेक्टर मत खेलना, फालतू का काम है वो, तो इन लोगों का मैं टाइम पास करवा रहा हूं थोड़ा। इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओसी। वो भी टाइम पास इसलिए, कहीं चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये लोग मानेंगे नहीं खत्म हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखे कैविटी के भीतर। अब देखो एक दुनिया जो कैविटी वाली हमने बनाई वो फिर से देख लो, और इस कैविटी में हम देखना चाहते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि ये डिस्टेंस एल हो, ये पूरा जो चार्ज है रो कूलम पर मीटर क्यूब हो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर के बदले यहाँ क्या हो गया, ध्यान देना लक्ष्य, तुम ये सोच के बताना मुझे कि जो हमने सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखा वो कितना देखा, एल। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल। तो भीतर जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेंटर पे तुम यदि 1 कूलम रख देते, ध्यान देखना 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये जो इधर जितने प्लस वाले हैं लाठी लेके खड़े, वो सारे +1 कूलम को दौड़ाएंगे, वो किधर भागेगा बचने के लिए, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भीतर हर एक जगह, और वैल्यू फिक्स है जो वहां लिखा हुआ है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल। अच्छा याद करना, यदि कहीं अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते थे यू को थीटा एंगल पे, तो रेंज कैसे, हाइट कैसे लिखते थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज कैसे लिखते थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सर चैप्टर तो बता दो, प्रोजेक्टाइल। तो वैसे ही आपसे कहा गया कि यहां से एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को हमने प्रोजेक्ट किया थीटा स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स के कारण यही प्रोजेक्टाइल शो करेगा। तो ये कितने स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि ए से डी तक पहुंच जाए, कितने एंगल पे और कितने स्पीड से प्रोजेक्ट करें, दो कंडीशन। तो आप यहां पर देखना कि मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकता, और रेंज क्या होगा, तो उस कैविटी के 2r के बराबर। तो इस तरह वहां क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, केवल ये मैं आइडिया दे रहा हूं, भीतर जाके सारे प्रोजेक्टाइल तुम खेल सकते हो, भीतर जाकर के सारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में आप किसी पार्टिकल को रिलीज करते थे, उसी तरह यदि यहाँ ये कह दे कि एक चार्ज पार्टिकल को मैंने रिलीज किया, कहां से रिलीज किया, ये ए डी को भूल जाते हैं अभी 2 मिनट के लिए, एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन कितने देर में ये m से n तक पहुंच जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो भागेगा। आपको फोर्स पता चल गया, E × E, मास से डिवाइड कर लो, S = ½ AT², स्ट्रेट लाइन मोशन। तो काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन उस कैविटी में आपको
पूछ लेगा। तो तैयार रहिए उसके लिए। तो उसके लिए मैं काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा। आपके यदि पता है तो आप काम कर लेंगे, और नहीं पता है तो मान लो ना, इतना टफ नहीं पूछेगा मेंस में, दिल की तसल्ली के लिए। सर पूछ दिया तो अरे बालकों, सारे क्वेश्चन थोड़े ना बनाने हैं। आप यदि 25 में से 24 भी बना लेते हैं तब भी बहुत बढ़िया है, एक छोड़ देना। और नहीं, और क्या कर लोगे? अच्छा चलो 25 में से तो मैं कहता हूँ मिनिमम 5-5 तीनों में कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तब भी आईआईटी वाला बुला लेगा, चल एडवांस खेलते हैं। आपको एनआईटी नहीं मिलेगा, मेंस का रैंक बहुत खराब रहेगा, लेकिन एडवांस के लिए आप उतने पे भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा बनाने वाले बच्चे 2.5 लाख से कम ही है इंडिया में। सारे बच्चे आप ही के जैसे टेंशन में रहते हैं, टेंशन ना लो। अब क्या करना है हम लोगों को, तो गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन समझ लेना है, और वो क्या है कि आपने क्या किया, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, Q4 ऐसे बहुत से चार्ज रखे हुए देखे, और ये एक गॉसियन सरफेस ले लिया Q5। अब कोई भी पॉइंट लेकर के आप जब इस सरफेस पे E.dA के बारे में अकल लगा रहे हो, ध्यान देना। तो जब गॉस थ्योरम के लिए या फ्लक्स के लिए क्लोज्ड सरफेस पे हम लोग देख रहे हैं E.dA लिखते हुए, तो अब बताओ मुझे, ये dA तो एरिया है छोटा सा, E किसके कारण है? ये Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्लोज्ड सरफेस पे देख रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस S, तो ये जो है E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? भीतर वाले चार्ज के कारण या बाहर वाले चार्ज के कारण? तो याद रखिए आज से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होता है, जितने चार्ज हैं चाहे भीतर या बाहर, उन सब का रिजल्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं केवल Q1 का या केवल भीतर वाले का या केवल बाहर वाले का, वो सबका जो नेट आएगा वो। और सर राइट साइड में जो है वो Q इनसाइड, अरे वो तो लिखा ही है Q इनसाइड, तो आउटसाइड से आपको कुछ नहीं लेना देना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे देख रहे हैं तो सारे चार्ज चाहे भीतर हो या बाहर, उन सबका नेट इफेक्ट है वहां पर। और E.ds लिखते वक्त हाँ, केवल Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट में, इनसाइड वाले में इनसाइड वाला केवल, और E.ds वाले में, E.da वाले में E जो होगा वो नेट रिजल्टेंट सारे चार्ज का, Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा एक पॉइंट ध्यान से देखना कि मेरे सामने एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के भीतर मैंने क्या किया, एक डाइपोल रख दिया, +Q एंड -Q। सर ये डाइपोल तो आपने पढ़ा या नहीं? गलती से बोल दिया, दो चार्ज रख दिया, +Q और -Q, इसी सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। अब पढ़ लो। और अब बताओ इस डाइपोल के कारण ये जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? 0। हाँ, क्यों 0? एक +Q है, एक -Q है, तो 0 हो जाएगा। हाँ, Q इनसाइड जो होगा बाय एप्सिलॉन नॉट में, ये 0 होने के कारण ये फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अब इसको तीर के हिसाब से कैसे देखें? धनुर्धारी अर्जुन तीर भेज रहा है, तो आपको पता है ना +Q से जो तीर निकलते थे वो माइनस को ढूंढ रहे थे, तो एक तो बगल में ही माइनस है, तो कौन इनफाइनाइट तक जाता है? यहीं पहुंच गया। अब ये देखो, ये जो सारे थे, तो ये सारे के सारे कोई भीतर ही रह गए ऐसा तो सोचोगे नहीं। अब यहाँ गौर करो, तुम जितने तीर बाहर भेज रहे थे, उतने ही तीर अंदर भी तो आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बाहर जाने वाले तीर हैं, वो बाहर जाने वाले तीर का जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव, और जो भीतर आ रहे हैं वो निगेटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। ऐसे कह सकते हैं। तो तीर के हिसाब से क्या नजरिया बना कि जितने तीर बाहर फेंके गए उतने ही तीर वहां भीतर भी आया -Q के पास, तो बाहर निकलने वाले लाइन और भीतर निकलने वाले टोटल 0 हो गए। अच्छा सोचो, किसी सरफेस से गुजरने वाले यदि मैं लाइन की गिनती बता दूं, इधर से 10 लाइन भीतर गया, इधर से
5 लाइन भीतर गया, इधर से 2 लाइन भीतर गया, इधर से 12 लाइन वापस आ गया। तो बताओ तो इस क्लोज्ड क्यूब के भीतर में टोटल चार्ज पॉजिटिव होगा या निगेटिव या जीरो? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, ज्यादा लाइन भीतर जा रहा है या ज्यादा बाहर आ रहा है? अंदर आ रही है ज्यादा। टोटल भीतर जाने वाले होगा 10, 5, 15, 2, 17, अब बाहर आ रहे हैं केवल 12। इसका मतलब है भीतर निगेटिव होगा नेट चार्ज। अभी पहले बताओ टोटल कितने लाइन भीतर गए, अब बाहर कितने आए? ऐसा कब हो सकता है? जब भीतर निगेटिव चार्ज डोमिनेट करे। टोटल जीरो होता तो जितने लाइन भीतर जाते उतने बाहर निकलते। ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। सोचो बाहर 22 लाइन होते आने वाले तो भीतर पॉजिटिव हो जाता, और 17 लाइन ही होते तो भीतर जीरो हो जाता। यदि क्यूबिकल सरफेस के या कोई भी क्लोज्ड सरफेस के ऐसे यदि गिनती दे दे तो इस तरह हम सोच सकते हैं। यहां गौर करिए, एक तितली पकड़ने वाला एक जाली ऐसा सोचिए, अरे बटरफ्लाई, और उसको कैच करने के लिए ऐसा एक जाली, और ये जाली ले जाके आपने रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो जो जाली है उससे एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स बताना है आपको। इस सरफेस से एसोसिएटेड कर्व्ड सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस केवल फ्लक्स कितना होगा ये बताना है आपको। कर्व्ड सरफेस का क्या एरिया बता पाओगे आप लोग जो ई डॉट ए कर रहे हो? वो बालक, वो जो कर्व्ड है जाली, उसका एरिया। तो ध्यान से सुनो एक और आइडिया, यदि कोई क्लोज्ड सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई क्लोज्ड सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, यूनिफॉर्म माने मतलब लाइन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे, से इक्वल स्पेसिंग हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच, तो जितना लाइन सरफेस के भीतर गुज जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, या टोटल फ्लक्स जो होगा वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड वहीं दिखेगा, यूनिफॉर्म फील्ड जहां जहां उस जगह चार्ज डिपॉजिट नहीं के बराबर हो, या टोटल चार्ज की यदि मैं बात करूं उस क्लोज्ड सरफेस के भीतर जो यूनिफॉर्म फील्ड में है वो हमेशा जीरो मिलेगा। और या ऐसे याद रखो, आज से आगे के लिए सर मैं कुछ नहीं याद रखता, तो एक काम करो सिमेट्रिक देखो, मुझे ये बताओ एक क्यूब है, इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना? तो सामने वाले फ्लक्स पॉजिटिव, पीछे वाला फ्लक्स निगेटिव, ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला जीरो, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जब क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप का हो, वो जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर हो, मतलब स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, मान लो ये स्फेरिकल होता तब भी यूनिफॉर्म सरफेस जितने लाइन भीतर जाते उतने ही लाइन बाहर निकल आते, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता? जीरो। तो अब यहां गौर करो पिछले वाले पेज पे जाके कि यदि मैं कर्व्ड सरफेस पे देखना चाहता हूं कितना, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये तो देख रहे हैं कि फाई कर्व प्लस फाई सर्कुलर, ये वाला सर्किल और ये कर्व, ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस, फाई क्लोज्ड इन यूनिफॉर्म ई, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाई कर्व हम नहीं जानते, और फाई सर्कुलर हो गया, फाई सर्कुलर हो गया माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि एरिया का डायरेक्शन देखो पाई आर स्क्वायर, और ई का डायरेक्शन देखो, दोनों के बीच में एंगल देखो, तो थीटा, यदि थीटा पाई हो गया तो कॉस पाई क्या हो जाएगा? -1 ई ए कॉस पाई। तो सर्किल वाला तो हमने पता कर लिया, सर्किल वाला कितना हो गया? ई इंटू ए cos पाई, दैट इज माइनस ई इंटू ए, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड वाला तो हमें पता ही नहीं है, तो वो फाई कर्व्ड कितना हो गया? फाई कर्व्ड हो गया ई पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर। वो जो कर्व्ड वाला सरफेस है जाली वाला,
उसके साथ उतना ही एसोसिएटेड होगा फ्लक्स पॉजिटिव जितना निगेटिव एसोसिएटेड दिख रहा था वो सर्कुलर रिंग के साथ, क्योंकि रिंग में भीतर गया तो वो निगेटिव, और कर्व सरफेस जो दूसरी तरफ है उसे बाहर आया पॉजिटिव। कितना? सेम अमाउंट, E इंटू पाई आर स्क्वायर, E इंटू पाई आर स्क्वायर। लक्ष्य तुम्हें एक बार और समझा दूं? मुझे ये बताओ। हाँ, वो तो गिनती कर लो ना, जितना लाइन भीतर गया होगा उतना ही ना बाहर आया होगा। गिनती करके देखो कितने लाइन भीतर गए और कितने बाहर आए, और बाहर कितने आए उसी कर्व से 3। तो नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए। तो जाली वाले पर E डॉट ए कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन रिंग वाले पे तो कैलकुलेट करना आसान है। कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ गया। तो कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड में आप जब देख रहे होंगे तो टोटल E डॉट ए 0 आएगा। वृंदा कंफर्टेबल है इस पॉइंट से? यस सर। सिमरन आप? यस सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने यहाँ पर फ्लक्स के कैलकुलेट करने का एक आइडिया ये अप्लाई किया कि सिमेट्री को, या मतलब यूनिफॉर्म फील्ड वाला आइडिया। यूनिफॉर्म फील्ड में नेट जो होगा फ्लक्स 0। लेकिन फील्ड यूनिफॉर्म का क्या मतलब? फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब कि पोजीशन के साथ ई का वैल्यू ना बदले। और सर यदि बदल रहा होगा तो आप उसके कुछ डायग्राम फील करवाओ। ले यहाँ मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, 1 वाले पॉइंट पे या 2 वाले पॉइंट पे? तो याद रखिए जहां पर नंबर ऑफ लाइन डेंस दिख रहा होता है, मतलब वो चार्ज के नजदीक होगा कहीं पोजीशन। क्यू चार्ज लेकर के उसका लाइन फील कर लो, पॉइंट चार्ज के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, और दूर आर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे होंगे जहां नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा और जहां कम, तो क्या कहेंगे? E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। नंबर ऑफ लाइन जहां ज्यादा दिख रहा होता है, नंबर ऑफ लाइन की डेंसिटी जहां ज्यादा हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ी। ये ध्यान रखिएगा कि वो जो डेंसिटी है नंबर ऑफ लाइन की, density represents magnitude of electric field. E proportional to electric field lines density, density of electric field lines, density of electric field lines, electric field lines। ये चित्र बना करके ये पॉइंट मार्क कर लेना कि E का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डेंसिटी यदि एक जैसा दिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहलाएगा। मैथमेटिकली यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखता हूं 3i + 4j तो ये यूनिफॉर्म है, और यदि E लिखता हूं 3xi कैप + 4j कैप, ये पोजीशन पे डिपेंड करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तो आप पहचानो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, आई वाला भी कांस्टेंट, जे वाला भी कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आई और जे दोनों अलग अलग, मतलब कोई एक वेरी कर रहा है तो मतलब वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म फील्ड को पहचानेंगे तब तो ये आइडिया लगाएंगे कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज सरफेस पे चाहे शेप कैसा भी हो नेट फ्लक्स 0। वो कंसेप्ट भी याद कर लेना। Total flux associated with a closed surface of any shape present in uniform field must be 0। चाहो तो वो स्टेटमेंट आप कहीं मार्क कर लें। कौन सा स्टेटमेंट सर? ले बगल में डब्बे में लिख देता हूं। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए closed surface having any shape
present in uniform field must be 0. Total flux associated with a closed surface. ये भी स्टार मार्क देके एक स्टेटमेंट नोट कर लेना. Total associated with a closed surface having any shape present in uniform field must be 0. थोड़ा सा मैथमेटिक्स खेल के देख लो. एक क्यूब है, इसका साइड का लेंथ मैंने कह दिए L. ये X, ये Y, ये Z. और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है Kx I कैप. K is positive constant. अब आपको बताना है फाई क्यूब से एसोसिएटेड कितना होगा, एक पॉइंट. और दूसरा पॉइंट क्या बताना है, क्यू इनसाइड क्यूब कितना होगा. दूसरा पॉइंट फ्लक्स जो इस क्यूब से एसोसिएटेड होगा, पहले उसे ढूंढिए और बाय चांस निकल आया खुशी मनाइए और फिर दूसरे पार्ट में लग जाइए क्यू इनसाइड क्यूब ढूंढने में. ये दो पार्ट में ये क्वेश्चन है. अब सोच के देखना ई का वैल्यू यूनिफॉर्म कहलाएगा या नॉन यूनिफॉर्म. तो यदि आपका मन कर रहा हो कि टोटल चार्ज 0 बोलने का तो आज अभी मत बोलना. टोटल फ्लक्स 0 बोलने का मन कर रहा हो तो वो भी मत बोलना. अब आगे सोचते हैं कि कितना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के पैरेलल, भले ही वेरिएबल है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया देखना. वो अलग अलग फेसेस पे जा जाके ट्राई मारो और देखो उनको. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना. तो कौन से वाले पे होने वाला है उस पे अकल लगा लो, कौन से फेस पे होगा वो अकल लगा लो. और ये एरिया PQRS वाला सरफेस देखो. तो फ्लक्स जो दिखेगा वो क्यूब का, वो फ्लक्स हो जाएगा एरिया PQRS का. और PQRS का एरिया आप जानते हैं L² और इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं KL. यही हो गया फ्लक्स. और ये किसके बराबर लिख दोगे, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आपको Q इनसाइड भी पता चल गया, KL क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट. समझ लो. हाँ. गॉस थ्योरम क्या कहता है, एक फेस की वजह से. और ये तो बाकी फेस के भी ले लो ना. ये पीछे क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है, क्यूब में बाकी कितने थे, क्यूब में देखो ना, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और छठा वाला प्लस KL क्यूब. तो अंदर चार्ज रखा हो तो मुझे नहीं पता अंदर चार्ज रखा है, तुम ये बताओ ना गॉस थ्योरम क्या कहता है. ठीक है, लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहता है, बड़ा मेहनती था गॉस. गॉस थ्योरम क्या कहता है, जब सारा काम गॉस ने किया तो हम क्यों कुछ करें. क्या किया गॉस ने,
थ्योरम बताया। थ्योरम ऐसे ही थोड़े ना आता है, बेचारे ने बड़े सर के बाल गायब करवाए होंगे अपने। अब सोच के बताओ गॉस ने क्या कहा। गॉस ने कहा है टोटल फ्लक्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बीच में इफ बट कुछ है नहीं ना, थ्योरम इज थ्योरम, यूज कर लो, मजे लो यार, कहाँ तुम इधर उधर फंस रहे हो। क्यू इनसाइड फ्लक्स लो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक सर। दिल है कि मानता नहीं। अरे मान लिया क्या, थ्योरम बहुत अच्छा थ्योरम है, और गॉस बड़ा मेहनती था, बस काम खत्म। लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि x0 था वहां पे। हाँ x0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया पहले वाले फेस पे, और बाकी सारे फेस पे। टेंशन में तो मेरा लक्ष्य होगा। अरे लक्ष्य बालक सोचो ना, x का वैल्यू 0 कहाँ है देखो तो क्यूब में, और बताओ मुझे। O P Q M N, यार कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। ओ का क्या नाम रखना? हाँ EFGH रख दूं, चलो EFGH रखता हूँ। EFGH। अब मुझे बताओ EFGH वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? EFGH फेस जो है वो YZ प्लेन है, YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, kx। तो x का वैल्यू 0 कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो वो उस फ्लक्स तो वहां 0 हो गया। और जाओ उस कमरे के छत पे जाओ, EFQP को देखो, छत दिखा? छत का एरिया किधर होगा? आसमान की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? x एक्सिस के पैरेलल, दोनों में कितने डिग्री का एंगल? ऐसे ही बाकी 4 फेस पे 0 दिख जाएगा। और बचा फिर 4 1 5 हो गए, छठा सामने वाला, सामने वाले का x कोऑर्डिनेट कितना होगा PQRS का? L के बराबर, क्योंकि ये L लेंथ आगे आया है। L 0 0 का हो गया ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस सरफेस पे हर एक जगह तो यही होगा ना L, x का कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू L रख दो, KL हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया हो गया L स्क्वायर, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो KL इंटू पाई, KL इंटू L स्क्वायर, KL क्यूब हो गया फ्लक्स। 5 0 और छठा KL क्यूब, ये क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अरे पक्का ना? ठीक। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, तो ऐसे ही इनको और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। जैसे कि देखो, इसके लिए देखना क्या होगा, KX I कैप तो फिर मैंने लिया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लफड़ा ये है कि जो हम लोगों ने ओरिजिन लेना था, वो ओरिजिन को पकड़ करके एक नया पोजीशन दे दिया, ओरिजिन को पकड़ करके एक नया पोजीशन दे दिया। ये ले लिया ओरिजिन, और ये इधर भी L/2 और इधर भी L/2, ये साइड टोटल LL, ओरिजिन एक साइड के बीच में लिया है। अब यदि मैं बात करना चाहता हूं, तो क्या टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा? नो सर, सोच लो। वही आ रहा है KL तो 0 होना चाहिए ना। अब ध्यान देना, x का वैल्यू जब निगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, एरिया भी इधर होगा। और x का डायरेक्शन जब पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, और इस सरफेस पे एरिया भी इधर, और बाकी सारे सरफेस पे 0 हो जाएगा। तो दो सरफेस पे जब कैलकुलेट कर रहे होंगे KL/2 L स्क्वायर, और ऐसे हो जाएंगे 2, और ये हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा क्यूब से एसोसिएटेड, और इसको कह दोगे Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फिर से वही आ जाएगा Q इनसाइड ही। लेकिन जो हाँ बोलो। लेफ्ट वाला है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हाँ साइड, मुझे नहीं पता, x का वैल्यू रखो, k इज पॉजिटिव क्वांटिटी, k इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब मुझे बताओ x का वैल्यू तुमने रखा -3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या कहोगे? -3 के I कैप, -3 के I कैप का डायरेक्शन बताओ किधर होगा? समझ गए?
Yes. और मैथमेटिक्स के अच्छे बच्चे हो, यदि मॉड एक्स दे दूं तब क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन होने के कारण वहां पर फील्ड क्या हो जाएगा? निगेटिव। फ्लक्स हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि भीतर आ रहा होगा लाइन, और अगले वाले सरफेस पे फ्लक्स पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स जीरो और Zero. टोटल चार्ज इनसाइड जीरो। तो ऐसे मैथमेटिक्स खेला जा सकता है, खेलने के लिए स्वतंत्र हो, एग्जामिनर तो स्वतंत्र है, ये अब तुम लोग जो करो। लक्ष्य, ये मॉड तो तुम्हें थोड़ा कष्ट दे रहा होगा, घबराओ मत, मॉड का मीनिंग समझाता हूं। x के बदले -3 रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव आ जाएगा, और वहां एरिया किधर है? देखो इस जगह, बालक बालक बालक, हाँ सही बोला, पीछे वाला निगेटिव फ्लक्स हो जाएगा, अगला वाला पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स जीरो। अब दिख गया क्यों इनसाइड जीरो? अरे वाह यार, समझदार है ये तो, बच्चा समझदार है। हो गया काम अपना। अब यहाँ फंक्शन बदल बदल करके खेला जा सकता है क्वेश्चन से, ये फील करो ना यार। एग्जामिनर यार, तुम्हें भी मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स वाले को भी आता है, तो खेलेगा कि नहीं खेलेगा क्वेश्चन के साथ? तो तुम्हें यदि ज्यादा मजा दिलाना होगा तो मैं फंक्शन थोड़ा ज्यादा पढ़ लूंगा किसी दिन। तुम्हें कम मजा दिलाना है तो जितना आता है उतने पे क्वेश्चन बनाऊंगा। सोच के तो देखो। और किसी किसी एग्जामिनर का वो कीड़ा होता है, वो खूब मैथ्स यूज करेगा, मन ही नहीं मानता, 2-4 ऐसा आइडिया डाल ही देगा जो केवल आईआईटी वाले बच्चे के ही दिमाग में कभी कभी आए, हमेशा नहीं। तो कभी कभी तो फिर वैसे क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम लोग भी मैथ्स का किताब ढूंढते हैं, या महेश जैन सर को बुलाते हैं, सर थोड़ा बताना यार यहाँ फंक्शन का क्या करना है। तो मतलब ये हुआ कि आईआईटी वाला जब पेपर बनाएगा तो वो अपना पूरा स्किल यूज करेगा, और वो भी चाहेगा कि आपका टेस्ट ले रहा है एक आईआईटी के बच्चे का, उसको तो मैथ्स आना ही चाहिए। फिजिक्स नहीं आया कोई बात नहीं लेकिन मैथ्स तो आना ही चाहिए। तो वो आप उसके लिए तैयार रहिए कि फंक्शन के साथ खेला जा सकता है। आप सोचना, मैंने जैसे मॉड का एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही एक्स और वाई डाल देगा, पता चला एक मॉड में डाल देगा, दूसरा छोड़ देगा, कोई एक आपको वैल्यू मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो काम मतलब ये हो गया कि आपको, अब सोचो यदि यहाँ पर इसके साथ साथ वो के वाई जे कैप टाइप भी आ जाता तो फिर जीरो नहीं होता। अब जीरो होने के चांस नहीं है, क्योंकि एक तो भाई जीरो पे होगा और ऊपर वाले पे कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा फ्लक्स, तो नेट जीरो नहीं हो पाएगा। तो बड़े आराम से क्वेश्चन बदले जा सकते हैं, ध्यान रखिए। गॉस थ्योरम में एक पॉइंट जो बहुत कॉमन है, जो बहुत बार यूज में आता है, कि यदि हम कहीं किसी मेटल का शेल लेते हैं और सेल के सेंटर पे क्यू चार्ज रखेंगे, अब यदि सेल के सेंटर पे क्यू चार्ज रखेंगे तो सेल की कुछ तो थिकनेस होगी, मैंने थिकनेस कह लिया, टी थिकनेस है सेल का, और ये मेटल है, तो मेटल के भीतर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अब यदि मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा, तो गॉसियन सरफेस यदि ले लूंगा तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या होना पड़ेगा? ई डॉट डी ए, ये तो हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि ई जीरो है। तो यदि ये जीरो हो गया तो इसका मतलब फ्लक्स जो है ये स्फेरिकल सरफेस से एसोसिएटेड जीरो हो गया, तो ये क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब है कि यदि ये न्यूट्रल सेल हो, न्यूट्रल सेल हो, तो ये प्लस क्यू यदि यहाँ है तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा इंड्यूस्ड, और इधर सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा इंड्यूस्ड। तो हमेशा वो जो सामने वाले फेस पे चार्ज हमें दिख रहा होता है वो सेम जितना भीतर टोटल चार्ज। तो इंड्यूस्ड होने वाला आइडिया यहां से आप चेक कर लीजिए। यदि कोई कहता कि इनफाइनाइट शीट है चार्ज का और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, चार्ज का एक चादर है, चार्ज का एक लेयर है केवल, और इस पे चार्ज है क्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इनफाइनाइट शीट है, ध्यान रखना। तो इसके भी इलेक्ट्रिक लाइंस फील करो ना, परपेंडिकुलर आते हुए और उस तरफ उधर परपेंडिकुलर जाते हुए, 1 कूलम कहीं भी रखोगे वो धकेलेगा। यहाँ पर एक पाइप इमेजिन करो जो एक तरफ से जाकर दूसरे तरफ निकल रहा हो, और दोनों तरफ निकलने वाले इस पाइप सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए फाई सिलिंडर, चेक कर लो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया यदि एक सरफेस का ए है तो ए इंटू सिग्मा टोटल चार्ज होगा इस पाइप के भीतर में फंसा हुआ,
और दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, EA प्लस EA, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, कर्व वाला जीरो हो जाएगा, तो ट्वाइस EA आ जाएगा सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, और E का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आर से याद रख कर जाओ कि इनफाइनाइट शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 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 यदि यहाँ पर शीट के बदले मेटल का प्लेट होता, मेटल का प्लेट होता, मेटालिक प्लेट, और ये चार्ज होता, और चार्ज दो ये कहते सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ चार्ज तो दोनों तरफ देखते। तो जब हम पाइप लेते तो पाइप या तो दोनों तरफ बाहर निकाल दो, जो कि मेरा आइडिया है, जनरली किताबों में बीच में खत्म करता है। मैं यदि दोनों तरफ पाइप बाहर निकाल रहा हूं तो टोटल जो मेरे पास फ्लक्स आएगा वो ट्वाइस EA आएगा, और टोटल चार्ज आएगा ट्वाइस सिग्मा A, एक राइट साइड वाले सरफेस पे और एक लेफ्ट साइड वाले सरफेस पे, तो टोटल चार्ज आ गया ट्वाइस, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपके मन में ये विचार आए कि नहीं सर मैं क्यूब सिलेंडर यहीं पे खत्म कर लूंगा भीतर, तो भीतर जाते ही खत्म हो गया, तो भीतर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां तो फ्लक्स होगा ही नहीं, तो जो भी फ्लक्स मिलेगा वो बाहर वाले सरफेस पे मिलेगा EA, और एक ही सरफेस आपका आया जिसपे चार्ज है A सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तब भी क्या निकल के आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरह से आपका वैल्यू क्या आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऋषभ कंफ्यूजन थोड़ा सा? नहीं सर, अंदर वही रुक जा यार, यहाँ पर मेटल का प्लेट, मेटल के प्लेट है, उसको चार्ज दे दो, तो चार्ज कहाँ बैठेगा तुम्हारे सामने में या प्लेट के पीछे भी जाएगा? सोच लो पहले। और यदि पीछे भी जाएगा तो अब जो हम क्यूब ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखो, इधर भी और उधर भी। अब जब हम क्यूब लेंगे जो यहां से घुस के यहां बाहर आया, तो अब मुझे बताओ ना इस क्यूब में टोटल चार्ज कितना लोगे, केवल सिग्मा A या ट्वाइस सिग्मा A? तो ट्वाइस सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फ्लक्स बना देगा ये कितना आ गया यार, तुम लोगों के तीनों के नाम ऋषभ, मुकुल और अनुज, ऋषभ, मुकुल, अनुज ये क्लियर है तुम्हारा? लक्ष्य याद कर लेना है, शीट रहेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट मतलब एक चादर, और यदि मेटालिक थिक प्लेट है दोनों तरफ चार्ज बिखरा हुआ है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये 2 कब लेंगे? 2 लेंगे एक चादर है तब, और यदि आप देख रहे हो केवल, हाँ वो जब एक चादर है, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जब मेटल का प्लेट होगा, तो चूंकि दोनों सरफेस पे होंगे चार्ज, तो वैसे भी सोचो ना दोनों सरफेस पे है चार्ज, दो चादर देख लो, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दोनों चादर का डबल नहीं हो जाएगा, तो E बाई 2 एप्सिलॉन का डबल करो ना, E बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन का डबल करो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आप सब लोगों को याद हो जाएगा मैं मान लूं? यस सर। रचित ओके, बालक गायब हो गया। चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अच्छा मेटल के बीच में जीरो हो जाता, दो चादर के बीच में है तो 1 कूलम रख करके देख लो, ये लेफ्ट वाला चादर राइट साइड धकेलेगा, राइट साइड वाला चादर लेफ्ट साइड धकेलेगा, नेट जीरो। वैसे भी फील कर ले सकते हो, और वैसे अदरवाइज मेटल के भीतर जीरो होता ही होता है, वैसे याद कर लो। वो चार्ज इस तरह से अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेटल का जो रीजन होता है वो इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पूंछ से सर तक इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, फील्ड लाइंस ही नहीं होंगे तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो मेटल के, सॉलिड मेटल के भीतर का जो है नेट फील्ड जीरो। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में कुछ बातें की, उनके कुछ फॉर्मूले देख लिए, और आप लोग एक काम करो, अब बचा क्या डाइपोल, तो अगले टर्न पे डाइपोल पढ़ेंगे। आप लोग SC वर्मा उठा लो, और SC वर्मा के एक तो चैप्टर दिया होगा कहीं पर जिसमें गॉस थ्योरम एप्लीकेशन है बहुत सा, तो वो अप्लाई करके अपने घर में जो टाइम पास खेलना हो खेल लेना। डाइपोल को छोड़ के सारा चैप्टर तुम ट्राई मार लो, जो क्वेश्चन नहीं बने घेर घार के छोड़ दो,
अगले टर्न पे एचसी वर्मा के जो पूछना हो पूछना, ठीक है, और उसके अगले टर्न पे फिर एक्सरसाइज पूछ लेना, हाँ, सर। और फिर आपके टेस्ट वेस्ट है कुछ। कैलोरीमेट्री आ रहा है उसमें ऐसे हाँ, कैलोरीमेट्री भी आ रहा है, कैलोरीमेट्री हमने नहीं पढ़ा है, और इलास्टिसिटी भी आ रहा है, और पेपर अभी बना नहीं है, मैं ही बनाऊंगा, तो टेंशन ना लो। अभी वैसे याद दिला देना ना, अगले टर्न पे तो मैं डायपोल ही पढ़ाऊंगा। वो कौन सा दिन है? कल बुधवार बृहस्पतिवार, कल मुझे मिल जाएगा, और 31 है तो कल का क्लास लूंगा। एक को छुट्टियां तुम सेलिब्रेट करोगे, शुक्रवार को मेरा वैसे ही क्लास नहीं है, शनिवार मुझे मिलेगा, उसी दिन मैं कैलोरीमेट्री पढ़ा दूंगा। नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा क्वेश्चन, जो पढ़े रहोगे। तो ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नहीं डाल रहा हूँ, क्या वो डाल दूं? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाल दूं, मैं पूछ लूंगा, और कोई बाहर वाला बच्चा नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2-4 क्वेश्चन में डाल दूंगा। ये डाल दीजिए, ठीक है। समझ में आप लोगों के आ रहा है क्या वृंदा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1-2 क्वेश्चन डाल दूं पेपर में, जी सर। और वो कैलोरीमेट्री और ये छोड़ देता हूँ, फिर क्या इलास्टिसिटी, उससे अच्छा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हाँ जी सर, वो आप मैं लोग करूँगी। पेपर में एक बार बना लो, अगले टर्न पे मुझसे कल पूछ भी लो थोड़ा, ठीक? ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। आज के लिए मात्र इतना ही।